हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स। एक वो टर्म्स होंगी जो हमारी बार बार पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए बार बार यूज होंगी, जिसमें मैं आज कवर करने वाला हूं आपको पहली 3 टर्म, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। इसके बाद की जितनी भी बची हुई टर्म है इनको हम अगले आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी को पढ़ाते समय मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ये किसी एक कंट्री से ओरिएंटेड नहीं है, ये सभी कंट्री के ऊपर लागू होता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ इंडिया को कंसिडर किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री होती क्या है। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री में बेसिकली सभी लोग ये सोचते हैं कि एक पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री को ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। अब कहते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल फ्रंटियर? बेटा, पॉलिटिकल फ्रंटियर वो फ्रंटियर है, वो लाइन है जो हमारे मैप में दिखाई जाती है। बेसिकली ये जितनी भी लाइन है इन सबको पॉलिटिकल फ्रंटियर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बट नहीं, इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल फ्रंटियर ही डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होता, इसके अंदर बहुत और सारी चीजें भी इंक्लूड की जाती हैं। जैसे कि देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीज आएगी। सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, ये इंडिया की जो बाउंड्री है ना, ये दैट इज कंसिडर्ड एज पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री, ठीक है। ये इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर है। तो इससे आगे चलते हैं हम जरा। ये मैंने तुम्हें बताया ये है पॉलिटिकल फ्रंटियर। इसके बाद इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी, सुनो बेटे। पॉलिटिकल फ्रंटियर में ना जो समुद्र के अंदर जो एरिया है, जो ओशियंस के अंदर एरिया होता है, उसके अंदर भी कुछ दूरी तक हमारा इंडिया की ही टेरिटरी मानी जाती है, जिसे बोलते हैं बेसिकली, यहां पे मैं बता देता हूं, यहां पे लिखेंगे इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर। सर ये टेरिटोरियल वाटर कितना होता है? टेरिटोरियल वाटर होता है बेटे 12 नॉटिकल माइल। सर नॉटिकल माइल? हाँ, समुद्र के अंदर जो दूरी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो नॉटिकल माइल में होता है, और 1 नॉटिकल माइल जो है वो 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम ऐसा देखें तो भारत की सीमा में कुछ दूरी तक, लगभग 22.5 किलोमीटर तक इंडिया ही कंसिडर किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज आती हैं, जैसे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। बेटे, जो समुद्र में चलने वाले जहाज है वो, और एयरक्राफ्ट सारे के सारे ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है लेकिन किसी दूसरी बाहर की कंट्री में, जैसे कि एग्जांपल, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इसे चाइना जाना है, तो इसने इंडिया से चाइना के लिए एक फ्लाइट बुक की, फ्लाई एमिरेट्स। अब फ्लाई एमिरेट्स बेसिकली बिलोंग कहां से करती है? दुबई से। तो जैसे ये पहली बार फ्लाई एमिरेट्स में चढ़ेगा तो ये उसी वक्त दुबई की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जिस कंट्री की फ्लाइट में होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वो उसी देश का बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंसिडर किया जाता है, जहां से वो फ्लाइट या वो एयरक्राफ्ट या फिर वो शिप बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद कवर करेंगे हम फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंटरनेशनल वाटर। सर व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल वाटर? सुनो बेटे, इस डिस्टेंस के बाद ये जितना भी एरिया है ना, ये सारा का सारा इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है। अब हम बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और कहीं कहीं समुद्र में काफी दूरी पर हम यहाँ पर अपने ऑयल रिग्स, तेल के कुएं, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, जहां से तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे फ्लोटिंग तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स बना लेते हैं, जिनको भी इंडिया ही बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है ना इन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स में, तो इट इज कंसिडर्ड दैट कि वो इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। इसके बाद फिशिंग वेसल्स, कभी कभी समुद्र से कुछ दूरी तक मछुआरे अपने शिप को लेके आते हैं, ठीक है, अपने शिप को यहाँ लेके आते हैं और वो मछली पकड़ते हैं। तो जब तक ये समुद्र में यहाँ है
तो अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो भी वो अभी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है एम्बेसीज, काउंसलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री इन अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल, अब इंडिया है, इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी भी है, ऐसे अमेरिका में एक इंडियन एम्बेसी भी है, ठीक है। हमारे इंडिया में एक पाकिस्तानी एम्बेसी भी है, पाकिस्तान में एक इंडियन एम्बेसी भी है। तो ये जो एम्बेसीज होती है ये जिस भी कंट्री में हो, लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी में उसी कंट्री की कवर की जाती है जिस देश से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी इज कंसिडर्ड एज अमेरिका, ठीक है, वो क्योंकि अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर किया जाएगा, ना कि इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। इसके बाद सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलेट्स? बेटे काउंसलेट्स आर द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ एम्बेसीज, जो एक ही बेसिकली एक कंट्री में है। यहाँ दिल्ली के अंदर है मान लो अमेरिकन एम्बेसी, अब किसी को तमिलनाडु में चाहिए तो तमिलनाडु के अंदर एक जो ब्रांच होगी उस ब्रांच को बोलेंगे काउंसलेट्स, ठीक है। इसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, देखो आपको पता होगा अमेरिकन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स अफगानिस्तान में थी, तो जिस अफगानिस्तान के एरिया में वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स थी वो सारा का सारा एरिया अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर किया जाता था। लेकिन जैसे ही अमेरिकन उसे लीव कर दिया है, अब वो अफगानिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। एंड लास्ट एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, से ध्यान देंगे, ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये कभी भी किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर नहीं होती। ये चाहे किसी भी देश में हो, ये कभी भी उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कवर नहीं होती। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं यूएनओ और डब्ल्यूएचओ कभी भी किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट यहां तक सबको समझ आया होगा। इससे अगले टॉपिक को देखते हैं। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी। उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ आया है आपको। इसके बाद मैं आता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भैया एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। अब देखो सबसे पहले काम की बात है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड सिटीजन ऑफ ए कंट्री। देखो जैसे सिटीजन कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक कंट्री का ही हो सकता है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। लेकिन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री जो होता है वो डिपेंड करेगा कुछ बेसिक कंडीशंस पे। तो सबसे पहले सिटीजन की बात करते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया का किसी भी व्यक्ति को सिटीजन होने के लिए 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। हमारी पहली कंडीशन है उसका बर्थ इंडिया में हुआ होना चाहिए, या तो उसका बर्थ इंडिया से होगा जैसे आप और मैं, और कुछ ऐसा भी होता है कि वो लोग बाय बर्थ इंडियन नहीं होते, उनका बर्थ कहीं और होता है, लेकिन उन्होंने 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इंडिया के अंदर बिता दिए, 5 लगातार साल, तो वो भी इंडिया के बेसिकली सिटीजन माने जाते हैं। बट रेजिडेंशियलशिप के लिए ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में हु इज कंसीडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ कंट्री, इसे देखेंगे हम। देखो बेटे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री कौन होता है। देखो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? राम श्याम गीता सीता ये सब इंडिविजुअल है, लेकिन इंस्टीट्यूशन बहुत सारी है। रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, हाँ टेस्ला, ये सब, ठीक है। अब कौन कौन है, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, बस याद रखना कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन दैट कंट्री, जो उस कंट्री के अंदर रहता हो, और ये रिजाइड ध्यान रखना मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, ठीक है। ये रिजाइड 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2, एंड मतलब ये तो पूरी होनी है, ये भी होनी है। सेकेंड कंडीशन हमारी, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए, यानी कि उसे खर्चा भी उसी कंट्री में करना है और अर्निंग भी उसी कंट्री में करनी है, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो बेसिकली मैं इसी कंट्री में पैदा हुआ और नॉर्मली बहुत सालों से यहीं पे रह रहा हूं, और हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में, इसी कंट्री से कमाता हूं और इसी कंट्री में खर्च कर देता हूं, ठीक है। तो आई एम कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आगे देखो, बट बेटे इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है, वो नेपाल में रहता है, जॉब करने इंडिया आता है, रोज आता है, रेगुलर बस पकड़ता है, इंडिया आता है, जॉब करता है और उसके बाद वापस नेपाल में चला जाता है। अब देखो बेटे उसका रेजिडेंट कहाँ है, रिजाइड कहाँ कर रहा है वो, नेपाल, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर है, इंडिया। अब इस सिचुएशन में वो कहां का रेजिडेंट माना जाएगा? बेटे ऐसी सिचुएशन में एक पर्सन वो जहां रिजाइड करता है वहां का सिटीजन माना जाएगा,
सॉरी सिटीजन नहीं, रेजिडेंट माना जाएगा। और इसी तरीके से हम नॉर्मल रेजिडेंट को पहचानते हैं, ठीक है। ये हमारे कंडीशंस है बेसिकली इकोनॉमिक्स में, जिससे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 3, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? बेटे सुनो, फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है? बेटे फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो एक व्यक्ति कमाता है तब उसे मिलती है। सर मतलब जिसके लिए मेहनत की जाती है, जिसके लिए अपने फैक्टर्स दिए जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देने के बाद जो मुझे पैसा मिलता है, दैट इज कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी इनकम होती है जो कमाई नहीं जाती, सीधे मिलती हैं, लाइक गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशंस, ये सारी की सारी कंसिडर की जाएंगी हमारी ट्रांसफर इनकम में। सर फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट है अर्न एंड रिसीव्ड, लेकिन ट्रांसफर इनकम का सिर्फ ओनली रिसीव्ड, ठीक है। फैक्टर इनकम हमारी नेशनल इनकम के अंदर काउंट की जाती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम को कभी भी हमारे देश की इनकम के अंदर नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन ये सिर्फ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसके बाद कुछ इसके एग्जांपल है जो आप लिख सकते हो पेपर में, आप ये डिफरेंस बड़े आराम से लिख सकते हो। देखना चाहो तो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब देखो मैं एक बार इसे रीड भी कर देता हूं। इट रेफर टू द इनकम विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू आई है। इसका देखो, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, इसे दोनों में जोड़ा जाएगा, नेशनल इनकम में भी, डोमेस्टिक इनकम में भी। इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, कमाई जाती है देन रिसीव होती है, ठीक है। इसके अंदर इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। और इसके एग्जांपल में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी हो सकता है। ट्रांसफर इनकम पे आओ बेटे, ट्रांसफर इनकम सिर्फ रिसीव्ड होती है, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में नहीं आती। ये कभी भी नेशनल इनकम के अंदर और डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती। फिर इसके बाद इट इज ए रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ मिलती है, कमाई नहीं जाती। एंड लास्ट स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन और गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, ठीक है। इसके बाद देखो आज की क्लास में मुझे आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाने दिए, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिए। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम नॉर्मल रेजिडेंट को पहचानेंगे, ठीक है। ये देखो मेरे साथ देखना जरा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन लोग रहेंगे, ठीक है। ये मैं एक बेसिक से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, बुक से उठाए। सबसे पहले इंडियन ऑफिसर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। सोचो इंडियन ऑफिसर है, इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं और इंडियन एम्बेसी इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कंफर्म। ये रेजिडेंट है, बिल्कुल सही बोला। ए जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ, भैया जापान से आया, 2 मंथ इंडिया में रुका, 2 मंथ इंडिया में रुका तो कौन सा वो इंडियन रेजिडेंट हो गया? दे आर नॉट कंसीडर्ड एज इंडियन रेजिडेंट। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, अरे भैया इंडियन है, बाहर तो सिर्फ मैच देखने जा रहे हैं, तो पक्का रेजिडेंट है ये। इंडियन वर्किंग इन यूएन ऑफिस, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूएन ऑफिस नॉट कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ठीक है, बट वो इंडियन है और लोकेटेड अमेरिका में है, लेकिन 1 साल से कम है, पक्का रेजिडेंट है ये, क्योंकि इंडिया के अंदर 1 साल, अमेरिका में 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ इसको, ठीक है। फिर इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इंडिया, अरे भैया इंडियन है और इंडिया के अंदर ही काम कर रहा है, तो पक्का रेजिडेंट है, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर ए मंथ टू सी द ताजमहल, भैया कुछ लोग आए ताजमहल देख के चले गए, तो भैया 1 मंथ तो रुके, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा समय नहीं रुके ये, तो कंफर्म ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं कंसीडर करे जाएंगे। फिर कह रहा है कि इंडियन मुस्लिम, भैया गए हैं हज पे, हज जा रहे हैं, थोड़े दिन बाद वापस आ जाएंगे इंडिया में, तो पक्का दे आर कंसीडर्ड एज रेजिडेंट। और ये रहे इनके आंसर्स। बेटे आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद के टॉपिक में हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।